गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th की चलिए हम चैप्टर नंबर फर्स्ट की कुछ एमसीक्यूज़ को करते हैं। ये वाला जो एमसीक्यूज़ है वो आपकी कॉन्सेप्ट को बनाने में, आप एग्जाम हॉल में कहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं, उस कन्फ्यूजन को दूर करने में ये आपको हेल्प करेगी। ये वाला क्वेश्चंस आपके आने वाले कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चंस का आप आंसर देने की ट्राई कीजिएगा। वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद में इसका आंसर कौन हो सकता है उसको ट्राई कीजिए। चलिए हम सॉल्व करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को कहा गया है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को यूज करने के बाद या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, इज नॉट ट्रू। हमेशा याद रखना सॉल्व करने के टाइम नॉट तो नहीं जुड़ा है। यदि नॉट जुड़ा हो तो उसका मीनिंग अलग हो जाता है, और यदि नॉट नहीं जुड़ा है तो उसका मीनिंग अलग हो जाता है। तो चलो कौन सा ट्रू नहीं है उसको हम देखते हैं। तो सोडियम क्लोराइड व्हेन इट ब्रेक्स, तो ये वन चार्ज यहाँ पे बना, वन चार्ज यहाँ पे, वन प्लस और वन माइनस। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कन्वर्ट्स इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब कि एक जगह से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो दूसरी जगह पर वह एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो किसी चीज़ से यदि इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसमें प्लस चार्ज आता है, और किसी चीज़ में इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसमें माइनस चार्ज आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें वन प्लस है और इसमें वन माइनस है, मतलब कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गया। तो ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है। अच्छा, आंसर यही है बोल के नहीं बोल रहा हूँ, ये ऑप्शन सही है। यहाँ पे रॉन्ग को पूछा गया है, तो कौन सा रॉन्ग है उसे खोजना है। चलो अब इसको देखते हैं, ये न्यूक्लियर रिएक्शंस को। ये हमारे पास एक न्यूक्लियर रिएक्शन दिया गया है। इस न्यूक्लियर रिएक्शन में हमें, चूंकि हमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करना है, तो ये उसकी चार्ज होती है। तो इसमें कितना चार्ज नीचे में है और कितना चार्ज यहाँ पर है उसको हमें फाइंड करनी है। तो देखो 6 6 2 हो गया, और ये 5 3 8, और अच्छा 6 6 12 हो गया, 12 का 2 1 रिमाइंडर, 5 3 8 और 1 रिमाइंडर इक्वल टू 9 मीन्स 92। तो दोनों को मिलाकर के 92 आ रहा है, मतलब ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही है। ठीक है। चलो और देखते हैं हम। तो ये जो हमारा वाई रे है, इस वाई रे को हमेशा याद रखना, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन में ये टूटता है। ठीक है, हमेशा याद रखना जो गामा रे है, वो गामा रे यदि टूटेगा तो एक प्लस इलेक्ट्रॉन और मीन्स इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में टूटता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इस वाई रे में कोई भी चार्ज नहीं होता। क्यों कोई भी चार्ज नहीं होता? क्योंकि ये माइनस और ये प्लस आपस में मिल करके उसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है इतना। चलो ये भी ऑप्शन सही है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये 94 है, ये 92 है, तो 92 और यहाँ पर 2 मिलकर 94 हो गया। बट यहाँ पर ये 2 हीलियम मॉलिक्यूल है, तो 2 हीलियम मॉलिक्यूल है, मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कितनी है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है 4, और ये हो गया हमारा 92। तो 4 और 92 इक्वल टू कितना हो गया? 96 हो गया। बट यहाँ पे कितनी होनी चाहिए थी? 94 होनी चाहिए। मतलब कि ये वाला जो हमारे पास ऑप्शन है ये रॉन्ग है, मतलब कि ये जो रिलेशन है वो रॉन्ग रिलेशन है, और यही पूछा क्या गया था? रॉन्ग रिलेशन। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, कूलॉम लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज। इलेक्ट्रिक फोर्स का कूलॉम लॉ क्या कहता है? तो देखो, कूलॉम लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? तो फोर्स इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है दूरी के स्क्वायर का। ओके, ये भी तो सही है। और ये जो फोर्स है वो क्या होता है? दोनों चार्ज का प्रोडक्ट होता है और उसका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। ये भी तो सही है। यदि दोनों को मिला दिया जाए तो दोनों को मिलाने पर ये वाला ऑप्शन हमारे पास बनता है। यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन में के पहले से जुड़ा है। के कब जुड़ता है? के तब जुड़ता है जब हम प्रोपोर्शनल को एलिमिनेट करें, लेकिन यहाँ पर के पहले से जोड़ दिया गया है, मतलब कि ये वाला जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है। ठीक, ये वाला ऑप्शन भी सही है, ये वाला ऑप्शन भी सही है, बट इन दोनों को मिलाने के बाद तीसरा ऑप्शन बनता है सी। यदि तीनों ऑप्शन दिया गया है और ऑल ऑफ द एबव का ऑप्शन नहीं है, तो हमारे पास तीनों को मिलाने पर जो बनेगा उसी को हम आंसर लेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कूलॉम का नियम में के का मान निर्भर करता है। इन कूलॉम्स लॉ द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स। चलो, कूलॉम का लॉ क्या है? एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर ये जो कूलॉम के लॉ है उसमें के की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रहा है? तो ऑन फोर्स पर। तो ये भी तो देखो के का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि ये फोर्स पर डिपेंड कर सकता है, ये वाला ऑप्शन हो सकता है। ऑन Q1 एंड Q2, अच्छा देखो ये Q1 और Q2 से भी तो डिपेंड हो रहा है, ये वाला ऑप्शन भी हो सकता था क्या? ऑन डी, अच्छा ये डिस्टेंस यहाँ पर, यहाँ ये डी ले लिए, तो ये डिस्टेंस पर भी डिपेंड कर रहा है क्या? ये इस पर भी डिपेंड हो सकता है। बट यहाँ पर ये जो के है वो कांस्टेंट है,
अब के कांस्टेंट है, इसका मतलब कि ये न तो चार्ज की वैल्यू पर डिपेंड करेगी, न डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, न फोर्स की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है, इसका मतलब कि ये अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग इसकी वैल्यू हो सकती है। तो वो जो के है, ये के हमारे डिपेंड करेगा न तो फोर्स पर, न चार्ज पर, न डिस्टेंस पर, ये डिपेंड करेगा माध्यम की प्रकृति पर, द नेचर ऑफ द मीडियम पर। मीन्स ऑप्शन नंबर सी। ओके, इसको फाइंड करते हैं। फाइंड करेक्ट जो सही है उसको चूज कीजिए। ये भी हमारे पास कूलॉम के फोर्स से बना है, तो कूलॉम फोर्स से बना है। ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो इसमें देखो यहाँ पे प्रोपोर्शनल लगा है और यहाँ पे के लगा है, तो प्रोपोर्शनल और के एक साथ हो सकती है क्या? नहीं हो सकता, तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है। दूसरा देखते हैं, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर, और यहाँ पर ये जो डी है उसका वेक्टर फॉर्म लगा है। तो देखो वेक्टर फॉर्म जब लगता है तो यदि यहाँ पर 1 1 है, यदि 1 1 है तो खुद से खुद का डिस्टेंस नहीं नापा जा सकता, इसकी वैल्यू 0 आ सकती है, मतलब कि ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। दूसरा देखते हैं, ये वाला सी को देखते हैं। अच्छा, इस डी को देखते हैं। तो इस डी में क्या रॉन्ग है कि ये जो हमारे पास है डी में 2 1, तो डी में जो 2 1 है, लेकिन यहाँ पर आर में क्या है? अच्छा, ये डी, ये भी डी होगा ना। तो ये जो नीचे में डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर में क्या है? 2 1 है, लेकिन यहाँ पर जो 2 स्क्वायर है डी में है वो 1 2 है। तो ये वाला जो ऑप्शन होता है, यहाँ पर जो 2 1 है तो यहाँ पर भी 2 1 होना था, यहाँ पे यदि 1 2 रहता तो यहाँ पर भी 1 2, मतलब दोनों की जो 1 2 या 2 1 है दोनों सेम रहना चाहिए, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। यदि ये 1 2 है तो ये भी हमारे पास 1 2 है। एफ है, इक्वल टू है, इक्वल टू हटने के बाद प्रोपोर्शनल हटने के बाद इक्वल टू लगता है, और इक्वल टू जब लगाते हैं तो हम एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, तो ऑलरेडी कांस्टेंट जुड़ा हुआ है Q1 Q2, ठीक है। और ये डिस्टेंस का 1 2, और यहाँ पर भी डिस्टेंस का 1 2। यहाँ पर D लिखा गया है और यहाँ पे R लिखा गया है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, दोनों ही डिस्टेंस के रेफरेंस में यूज हुआ है, ये लिखने में मिस्टेक हुआ है, तो ये भी हमारे पास D ही है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डी में 1 2 लगा है, तो वहाँ पर आर में भी 1 2 होना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। 5 6 7 का जो क्वेश्चन था वो हमारे लेवल से थोड़ा आउट ऑफ था, तो उसको हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया है। वो जो लेवल था वो थोड़ा आउट ऑफ था। तो चलो हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है लेट Q1 एंड Q2 और 2 चार्ज। Q1 और Q2 क्या था? 2 चार्ज था। अब इस 2 चार्ज है तो कूलॉम का जो फोर्स है वो कैसे हो सकती है उसको यहाँ पर हमें देखना है। चलो, तो ये वाला जो हमारे पास है Q1 और Q2 2 चार्ज है, तो हमारे पास देखो फोर्स 1 2, तो फोर्स 1 2 है, तो फोर्स 1 2 के लिए हमारे पास देखो ये डिस्टेंस R1 माइनस R2, ये भी ठीक है R1 R2। अच्छा, ये Q1 Q2 ऊपर में है। चलो पहले इसका हम फोर्स का लिखते हैं, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और चूँकि ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म में है तो 1 2 इंटू वेक्टर R 1 2। ओके, ये जो वेक्टर को हम यदि हटाएंगे, ठीक है, यूनिट वेक्टर जो लगा है उस यूनिट वेक्टर को यदि हम हटाएंगे तो यूनिट वेक्टर को हटाने पर हमारे पास एक और चीज़ आएगा। क्या आता है उसको हम देखते हैं। चलो, इस यूनिट वेक्टर को हम हटा रहे हैं, तो इस यूनिट वेक्टर को यदि हम हटाएंगे तो यूनिट वेक्टर को हटाने पर हमें क्या मिलेगा? ये R अपॉन मॉड R, ठीक है। यहाँ पे 1 2, तो यहाँ पर भी 1 2। देखो ये R स्क्वायर है, ये R है, तो दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा? R के पावर 3 बनेगा, R क्यूब बनेगा, ठीक है। और ऊपर में क्या रहना चाहिए? वेक्टर R 1 2 होना चाहिए। ठीक नीचे में क्या होना चाहिए? R 1 2 पावर क्यूब होना चाहिए। चलो इसको हम और देखें, तो अब ये क्या बनेगा? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और क्या बना? वेक्टर R 1 2 अपॉन R 1 2 के पावर क्यूब। ठीक, ये जो R 1 2 है यदि हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो वेक्टर R 1 माइनस वेक्टर R 2 कर सकते हैं। ठीक, तो ये वाला सेम सिचुएशन हमारे पास देखो वेक्टर ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए हमारे पास सही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, उससे अच्छा हम 5 क्वेश्चन ही एक वीडियो में कवर करते हैं। ठीक, बाकी आप क्वेश्चंस को यहाँ पर और सॉल्व कर सकते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, दो हम फोर्स को जोड़ते हैं, तो दो फोर्स को जोड़ने का हमारे पास एडिशन मेथड होता है, उस एडिशन मेथड का हमें यूज करना है। तो क्लास 11th में आपने यूज किया होगा, दो वेक्टर्स को जोड़ने का हमारे पास एक मेथड था,
कौन सा मेथड था, ट्रायंगल मेथड, उस ट्रायंगल पैरेललोग्राम मेथड, उस पैरेललोग्राम मेथड्स में हमें एक फार्मूला देखने को मिला था और वो वाला फार्मूला कौन सा था, ये वाला ऑप्शन नंबर सी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ई चूज करेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ई के लिए करेक्ट कौन सा है, चलो देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई के लिए हमारे पास ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू होता है। ओके ये सही है। इसकी यूनिट क्या होती है, एफ का यूनिट हो जाएगा, एफ का यूनिट हो जाएगा न्यूटन और सी का हो जाएगा हमारे पास कूलम। इसको लिखा जा सकता है एन सी माइनस 1। तो ये हमारे ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। अब चूंकि 2 ऑप्शन सही है तो ये ऑल ऑफ द एबव दिया है, तो दोनों ऑप्शन हैं ऑल ऑफ द एबव दिया है, मतलब कि ये भी हमारे पास सही ही होगा क्योंकि और ऑप्शन है नहीं। यदि सिर्फ एक को करें तो ये 2 रॉन्ग हो जाएगा, यदि सिर्फ 2 को करें तो 1 रॉन्ग हो जाएगा। इसका मतलब कि हमारे पास ऑल ऑफ द एबव वाला जो ऑप्शन है वही ऑप्शन सही है। इससे हमें एक एक्स्ट्रा नॉलेज मिला कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का हम डायमेंशन फार्मूला लिख सकते हैं एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1। ठीक है इतना। चलो आगे की हम कल देखते हैं। सी यू।